सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन और मंच को मेरा नमस्कार। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, चीफ गेस्ट सर और यहाँ पर सभी सम्मानित शिक्षकगण। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के उत्सव में आपसे कुछ अपने विचार साझा करने चाहती हूँ। बेटा, भारतीय संस्कृति में गुरुओं का बहुत महत्व है, इसीलिए हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मना रहे हैं, जिससे हम गुरुओं का सम्मान कर सकें। मुझे भी आज सौभाग्य मिला है कि मैं अपने गुरुओं को के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं। इस मौके पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा, प्रश्न दोहा याद आ रहा है, जो मैं आपके साथ बोलना चाहूँगी। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। बेटा, इस दोहे का यह अर्थ है कि जब आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हमें किसके पैर पहले पड़ना चाहिए। तब कबीरदास जी ने कहा, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में गुरु की बातों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह इंसान है जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। ये अंधकार अज्ञानता का अंधकार होता है बेटा। आपके जीवन में शिक्षक सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है बेटा, वो आपको जीवन जीने की नई राहें बताता है कि आप आपके जीवन में आगे चलकर कहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर कुछ बुराइयां, अज्ञान रूपी बुराइयां हैं, उनको दूर करने का काम करता है। गुरु आपको एक अनुशासित जीवन की राह पर अग्रसर करता है। इसीलिए आपने देखा है कि हम सभी शिक्षक और आपके जितने भी गुरु हैं, ये सभी आपको अनुशासन के लिए हमेशा जो है प्रेरणा देते हैं कि बेटा हमेशा अपना जीवन अनुशासित रूप से ही आप जिएं, ताकि आप एक अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनकर उभरें। तो हमेशा हम यही चाहेंगे, जितने भी गुरु हैं यहाँ पे, हमारी गुरु दक्षिणा ही एक्चुअल में यही होगी कि आप अपने जीवन में सफल रहें, अनुशासित रहें और एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि हमें आप पर हमेशा गर्व हो। धन्यवाद। है गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ कारे खाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। मैं इसी हेतु आदरणीय अजय प्रताप सिंह को आवाज देती हूँ सर को कि वे आके। या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु विद्या। आदरणीय मंच प्रिंसिपल मैम और यहाँ पर पधारे और मैं गुरु विद्यार्थी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बताऊंगा। एक बार एक विद्यार्थी था जो विद्यालय तो जाता था, लेकिन गुरु के बातों को ध्यान में नहीं देता था। गुरु के बातों को अनसुना करता था और वो दिन भर खेल कूद में ही लगा रहता था और घर में आकर मोबाइल देखना या अन्य एक्टिविटी करना, लेकिन पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं था। और जैसे जैसे एग्जाम आया तो वो सोचा कि अब पास मतलब कि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो फिर भगवान की प्रार्थना करने लगा भगवान से, और एक तरह से जो पहले साधु संत तपस्या करते थे तो वो भी तपस्या में लीन रहने लगा। तो उसकी तपस्या को देख के भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, मतलब प्रसन्न हो गए, अब बोले कि आप बता क्या क्यों चाहता है। तो वो बोला कि भगवान मेरा जो मतलब कि मैं जब एग्जाम दूं और उसमें इसके बाद जब रिजल्ट आए तो मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट रहे। भगवान का तथास्तु। और फिर इसके बाद भगवान तो चले गए, लेकिन वो पढ़ता लिखता नहीं था और जब एग्जाम हुआ क्लासरूम में जाता और बैठा रहता और कॉपी में नहीं लिखता। उसके साथी संगति पूछते कि तुम लिख नहीं रहे हो, पास कैसे हो गए? अरे मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है। उसको एक भ्रम हो गया था कि भगवान मेरे को आशीर्वाद दे, और वो कॉपी में भी नहीं लिखता, कॉपी ऐसे ही रख के चला आता। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद जब वो फेल हो गया, फिर वो भगवान की तपस्या किया कि ऐसा क्या हो गया
कि मैं फेल हो गया। भगवान तो मेरे को आशीर्वाद दिए थे कि तुम अच्छे नंबर से पास होगा। फिर भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसके सामने आए। तो उसका एक ही क्वेश्चन था कि जब आपने मेरे को ये बताया था कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, सबसे अच्छा रहूंगा, रिजल्ट मेरा सबसे अच्छा रहेगा क्लास में, फिर भी मैं फेल हो गया, क्यों? तो भगवान का एक ही जवाब था कि बिना कर्म के कुछ ना होगा। तुमको मैंने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन तुमने वो कर्म नहीं किया, पढ़ाई नहीं की और पेपर में लिखा भी नहीं, तो पास कहाँ से हो? और गुरु के उपदेशों को भी ध्यान में नहीं रखा, ईमानदारी से मेहनत नहीं की, इस वजह से तुम फेल हो गए। यदि वही चीज आशीर्वाद तो मैंने दिया था, यदि तुम ईमानदारी से पढ़ाई करते, गुरु के बातों को है ना स्वीकार करते, तो निश्चित तौर पर तुम क्लास में अव्वल आते। और यही संबंध होता है गुरु और शिष्य का, ठीक है। शिष्य यदि गुरु के उपदेशों को सही तरीके से पालन करता है, रेगुलरली है ना ईमानदारी से उसके बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करता है, तो निश्चित तौर पर वो अव्वल आ सकता है अपने क्लास में। आ गए हैं और इस दिवस में हम बात करेंगे करियर की। तो इस हेतु मैं हमारे साथी शिक्षकगण आदरणीय श्रीमती माधुरी ठाकुर मैडम, श्रीमती पुष्पा चौहान मैम और श्रीमती सोनल माहेश्वरी मैडम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि इस आगे के कार्यक्रम को वे गति देंगे और आप लोगों को करियर और इन सभी बातों से। और हमारे बीच में आए अतिथि और हमारे जो सम्मानित गुप्ता सर हैं और सभी शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से पुनः गुरु पूर्णिमा जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसकी शुभकामनाएं। जैसा कि रचना ने आप लोगों को कहा है कि हम गुरु पूर्णिमा जो पखवाड़ा मना रहे हैं उसके अंतर्गत करियर मार्गदर्शन का आज हमारे बीच में संचालन किया जा रहा है। पहले भी मेरे द्वारा आप लोगों को करियर मार्गदर्शन के लिए क्लासेस वगैरह दिखाई गई थी और सब चीज़ें बताई गई थी, तो उसको पुनः स्मरण के लिए हमारे बीच में वापस से इस महोत्सव में एक करियर के लिए वापस से आपको दिन दिया गया है कि आपको मतलब आप छात्र छात्राएं जो हैं उनको अपना करियर जब चूज़ करना होता है, चुनना होता है, तो उसमें बहुत सारी कठिनाई होती है जैसे, है ना। इसीलिए हमारे बीच में अतिथि भी उपस्थित हैं जिससे आपको जो मार्गदर्शन देंगे करियर के बारे में, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहूँगी बेटा कि करियर के बारे में सबको पता होगा, है ना। 12th के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने सोच समझ के जो भी सब विषय लिया है ना, आगे की जो भी आपकी प्लानिंग होगी अपने करियर के बारे में, है ना, रणनीति जिसको अपन बोलते हैं, तो वो सोच समझ के करना है आप लोगों को। क्या चूज़ आपने किया है, चुना है, उसको कैसे आगे ले जाना है ना। अपने भविष्य में किस करियर को चुनकर आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे, इसमें कोई गलती ना हो आपके द्वारा। जैसे कभी कभी देखने में भी हमें आता है कि बच्चों ने स्कूल में कुछ और विषय लिया था पर आगे जाके कुछ और विषय ले रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को पहले से ही सोच समझ कर, जैसे अभी का जो समय चल रहा है बेटा, उसमें बच्चे जब 5th 6th में भी होते हैं तो उनको पता होता है कि उनको आगे क्या करना है। पर अभी भी हमारे यहाँ पर जो 11th में जब विषय चुनने की बारी आती है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा विषय लें। दोस्तों के बारे में सोच लग जाएंगे, हमारे दोस्त ने ये लिया है विषय तो हम भी ये ले लेंगे, पर इसको उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है ना। तो कितनी सारी गलतियाँ होती है उसमें आप लोगों से, होती ही नहीं होती है, हाँ या ना, होती है ना। तो आप लोगों के बीच में इसलिए करियर का हमारे बीच में सेशन भी आयोजित किए जाते हैं, पर आप लोग उसमें इतनी तरह से सहभागिता नहीं करते हैं। जैसा कि मेरे द्वारा देखा गया है और भी अन्य शिक्षक साथियों द्वारा, प्राचार्य मैम के द्वारा भी देखा गया है कि आपको भूल जाता है। बाद में जब एग्जाम होती है तब कभी कभार याद आता होगा कि काश हमने वो क्लास अच्छे से सुन ली होती, समझ ली होती, तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती। जैसा अजीत सर ने कहा था ना, उस बच्चे ने क्या करा था, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा था, है ना। पर आगे भविष्य उसको नहीं पता था कि भविष्य में जो कठिनाई आ रही है उसका सामना मैं कैसे कर सकता हूँ। शिक्षा वो हथियार है जिससे हम अपने आगे की सारी जंग जीत सकते हैं। अशिक्षित और शिक्षित में यही अंतर होता है। शिक्षा को क्यों जरूरी बनाया गया है, ताकि आप शिक्षित होकर हर चीज़ को समझ सको, है ना, अच्छे मार्ग पे चल सको।
ठीक है। तो करियर में इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है बेटा कि आप पहले से अपने करियर के लिए थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, उसको सोच के समझ के लेंगे, तो क्या होगा बेटा, आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जो भी विषय आपने लिया उसको आगे चलकर अच्छे से करने के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगी। और स्कूल में ये सब चीज़ें इसीलिए बोलते हैं बेटा शिक्षक कि आगे जाके आप 12th आप पास हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कोई पूछने वाले शिक्षक होंगे आपसे कि आपने ये किया कि नहीं करा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सिर्फ स्कूल टाइम में आपको ये सब चीज़ें, और मैं ये करना है अपन को, अभी कर्म सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करना है ना। जैसे कि अभी आप लोगों को बहुत सभी शिक्षकों ने बताया होगा कि बेटा 75% आ जाएंगे 12th में तो लैपटॉप वगैरह के पेमेंट वगैरह मिल जाता है, लैपटॉप मिलता है। हाईएस्ट मार्क्स जिसको आते हैं अपने स्कूल में, बॉयज़ और गर्ल्स जो भी होते हैं, उनको स्कूटी वगैरह मिलती है, तो कितना अच्छा लगता होगा, प्राउड फील होता होगा ना बच्चों को, मेहनत करते ना वो। तो आप लोगों को ही मेहनत करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा अंक आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को खुद फील होगा कि हमने कितना अच्छा करा है। एक लिस्ट जो स्कूल से जाती है बेटा, आप लोगों का नाम उसमें होता है कि हमको ये चीज़ मिल रही है प्रोत्साहन स्वरूप, तो कैसा लगता होगा बेटा, अच्छा लगता है ना, ठीक है। और साथ में प्राचार्य मैम को भी लगता होगा हमारे स्कूल से इतने बच्चों के नाम की लिस्ट जा रही है ना। तो आप लोग प्रॉमिस करेंगे कि आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और पेरेंट्स आपको मेरी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को बोलना जैसे माइक पे बोलना आता नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे कैरियर के बारे में तो मेरा खुद का जो सोच है वो ये है कि जो डूब जाता है वो तैर जाता है। आप अगर अपनी पढ़ाई में डूब जाओगे तो लाइफ में तैर जाओगे। इससे यही सब था। और गुरु पूर्णिमा जो है गुरुओं के सम्मान में मनाई जाती है, सभी को पता है। तो मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपसे स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सभी को पता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी उनका जो जन्म 12 जनवरी 1863 हुआ था। स्वामी विवेकानंद जो थे वो उनका जो बाल्यकाल का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। वो बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिज्ञासु थे और सत्य की खोज करने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में जो स्वामी बालकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए अपने जीवन में वो आगे बढ़े और उन्होंने जो मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा समझा और उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद से संबंधित बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। जैसे एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने बहुत पहले सुना था कि एक बार जो स्वामी विवेकानंद है वो बनारस की गलियों में भटक रहे थे, मतलब घूम रहे थे, बनारस की गलियों में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो आदमी उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़े हुए थे। तो वो आदमी आगे आगे भागे जा रहा था, पीछे पीछे कुत्ते जा रहे थे। तो ये घटना को स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर देखा। फिर उन्होंने उस आदमी को रोका कि रुको, जब आपको आप भागो मत, तो जो आप इनके सामने खड़े रहो। तो जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा हुआ तो सारे कुत्ते भी खड़े हो गए। तो उन्होंने इस जो घटना है इसे स्वामी विवेकानंद ने ये शिक्षा दी कि जब भी आपके सामने समस्या आए तो उनसे भागो मत, उनके सामने खड़े हो, तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से और 93 की घटना सभी लोगों ने सुनी होगी कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बहनों और भाइयों कहकर करी, जिससे पूरे जो सभा थी उसमें तालियों की गूंज लगभग 7 मिनट तक होती रही। मतलब ये जो स्वामी विवेकानंद का जो उद्बोधन था उससे वहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए और उससे उन्हें ये पता चला कि जो भारत की संस्कृति है वो कितनी महान है। मतलब यहाँ पे महिलाओं को कितना सम्मान से देखा जाता है और मतलब महत्व दिया जाता है, ईश्वर को भी समझा जाता है। करियर पे फोकस करो, भविष्य में बहुत चुनौतियाँ आने वाली है। जो सरकार अभी है वो सिर्फ ऊपर से जो मंसूरी सर और गुप्ता सर, हमारे साथी शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को करियर के बारे में क्या बनना है, कैसे बनना है, वो मुझसे अच्छा आपको AI बता देगा, सर बता देंगे। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने महसूस की है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यदि कोई है तो वो है करियर निर्माण। यदि आपका करियर अच्छा है तो जीवन की 90 से 95% समस्याएं हमारी अपने आप खत्म हो जाती है और हमारा जीवन समस्या रहित हो जाता है। एक अच्छा करियर
आपको सम्मान दिलवाता है, अनुशासन दिलवाता है, गौरवान्वित करता है। और अच्छे करियर की शुरुआत आप लोगों की शुरू हो चुकी है। आप लोगों को अपने सपने साकार करने का अब समय आ गया है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। धन्यवाद। हमारे आज के अतिथि महोदय श्री दिव्यांश जी कानूनों को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, जो इस और आपका प्रोफेशनली भी बहुत कुछ मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू। मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम दिव्यांश कांगो है और गवर्नमेंट डिवीजन है जो नंदा नगर में जो सामने जो है, इसमें मैं ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। साथ में जो को फाउंडर हूँ ट्रस्ट वन फाउंडेशन का। हमारा जो ट्रस्ट वन जो फाउंडेशन है वो करियर, हेल्थ और जितने भी मतलब लीगल एडवाइजरी जो होती है कोर्ट कचहरी से लेके, बिकॉज मैं एक एडवोकेट भी हूँ, इसलिए जो है कि हम लोगों का जो फाउंडेशन है हमारा इसी पे काम करता है। तो करियर जैसे मैडम ने बुलाया है करियर गाइडेंस के लिए, तो करियर गाइडेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और 12th के बाद उस सब्जेक्ट में हमें करना क्या है। जब और ये सब हम लोग जब करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले भूमिका किसकी होती है पता है? आपकी। आपको आगे क्या करना है ये आप डिसाइड करते हैं। आपका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा आप अगर वही काम करेंगे। देखो होता क्या है कि जैसे आपका इंटरेस्ट है मान लो डॉक्टर बनने का, 2 मिनट के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और आप किसी अंडर प्रेशर या घर वालों के प्रेशर में आकर के या फ्रेंड के चक्कर में बन गए इंजीनियर, तो क्या आप आपकी इंजीनियरिंग लाइन का जो भी काम होगा क्या वो इंटरेस्ट से कर पाएंगे? तो अपने आप को अच्छी जगह ले जाने के लिए सबसे पहली भूमिका आप लोगों की होती है कि आपको कहाँ जाना है। आपके पिताजी का होगा सपना कि आपको डॉक्टर बना दे, मम्मी का सपना होगा कुछ और बना दे, लेकिन आपका सपना क्या है? आपका सपना क्या है यही तो डिसाइड आप लोग करोगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी पूछना है तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पूछोगे। अब इंटरेस्ट उसके अंदर क्या बेनिफिट देखता है आप आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे आपको मैं मान लो कि आप इंजीनियर बन गए 2 मिनट के लिए, आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग लाइन में है तो आप उसको उस काम को इंटरेस्ट के साथ और मजे के साथ में करोगे। आपको उस काम में मजा आएगा और जिस काम में मजा आएगा आप उसी काम को बेहतर कर पाएंगे। जबरदस्ती किसी भी चीज में आपको मैं जबरदस्ती कहीं भी पहुंचा दूंगा, आप वहां पर मन मार के काम करेंगे, लेकिन आप उस चीज को आगे कर पाएंगे। जैसे अभी आप 10th वाले भी यहाँ होंगे, 12th के बच्चे भी यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर मैथ्स, बायो और कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, ठीक है? अब इसमें से आप में से बहुत सारे टॉपर भी होंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगता भी होगा कि अरे यार इसके। उसके बाद अधिकतर आप यहाँ की फिलोसफी है कि गवर्नमेंट जॉब, कुछ नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी। तो चलो ये आपका 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब, तो क्या आप 24 की एज से लेकर के 35 तक गवर्नमेंट जॉब का वेट कर सकते हैं? कर सकते हो? 11 साल 12 साल वेट, 11-12 साल तक हम लोगों को कंटिन्यू पढ़े मिलेंगे, फिर बाकी का आपका जो लाइफ है वो कहाँ जाएगी? इसलिए जैसे हम लोग जब बैठते हैं बड़ी बड़ी अथॉरिटी में दिल्ली जाकर के, जब हम लोगों का जब वो होता है वेबिनार होते हैं, तो हम लोग केवल यही चीज बोलते हैं कि अगर आप 23 साल की एज तक पढ़ रहे हो या 24 साल की एज तक पढ़ रहे हो, तो अपने आप को अगर आपका गवर्नमेंट में फोकस है तो केवल 3 साल आप केवल 3 से 26-27 साल की एज तक अपने आप को प्रूव करके देख लो। होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो पढ़ाई लिखे का वही उस समय, क्योंकि आजकल व्यक्ति की एज कितनी बची है? 50 ईयर, 55, 60 ईयर। अगर आप 30 साल तक अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 30 साल में आप सब कर लेंगे, बता दो।
कर लूँगा। तो हर एक हमको है ना हमारी एज को ज़्यादा है, कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं पता है, एक बार एग्जाम दी, 2 बार एग्जाम दी, बाहर हो गए, अब हमको करना ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या आता है कि एक बार में सफलता किसी को मिलती है कंपटीशन में, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक जो क्राइटेरिया है हमको उस क्राइटेरिया में कंटिन्यू क्या है कि लगे रहना पड़ेगा। अगर लगे रहना कभी कोई चीज का हल नहीं होता तो फिर ये होता ही नहीं। करत करत अभ्यास के जड़वती हो सुजान, रसरी आवाज याद है सिर्फ बात निशान, ये चीज सुनी है आप लोगों ने। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको किसी भी चीज में लगना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट के साथ। और इसके अंदर देखो जो 12th में है, जो 10th में है, अब उनके लिए हम थोड़ी सी बात कर ले। अगर आप 12th में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आओ, क्या आपने आपका सब्जेक्ट आपकी इच्छा से लिया है? पक्का? तो आपने आपके लिए क्या सोचा है? 12th के बाद मैथ्स में आपने क्या सोचा है करने का? बस मैं आपका पूछना चाह रहा हूँ। जेईई मेंस अगर चलो हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर हमने अलग ही सोच रखा है। क्या? मतलब अगर हमारी 10th में परसेंटेज अच्छे हैं तो हम पोस्ट ऑफिस भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस। फिर तो वही बात हो गया ना कि आपने इंटरेस्ट इसके अलावा भी हो सकता है ना, तो अच्छा। मतलब कम से कम 2 गोल तो होने चाहिए अपने। 2 गोल, चलो उसके अंदर भी पोस्ट ऑफिस में भी जो है परसेंटेज के हिसाब से चलता है ना। अगर आपका नहीं हुआ और मतलब आपको नेगेटिव करना मेरा वो नहीं है, लेकिन आपने आपके बारे में क्या सोचा है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या आपके पास में और मतलब लाइन है जो आप कर सकते हैं। चलो जेईई आपने कर लिया, आपके नंबर अगर कम भी आया तो प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे खाली हैं, बहुत सारे खाली है कॉलेज, आपको कहीं पर भी वो मिल जाएगा एडमिशन। तो आपने चलो जेईई भी कर लिया, तो जेईई में किस फील्ड में, किस ब्रांच में आप मतलब वो करना चाहोगे? सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर में तो एरिया गया, तो फिर कर लो। तो उसकी भी अलग से मतलब पढ़ाई होगी ना, तो जिस हिसाब से वो हमें समझाएंगे उस हिसाब से हमारा। देखिए जिन लोगों का भी मैथ्स है वो अपनी इंजीनियरिंग के अलावा मैथ्स वाला एक ऐसा पॉइंट होता है कि आप हर व्यक्ति की फील्ड में घुस सकते हो, हर एक फील्ड में जा सकते हो। आप सीए कर सकते हो, आप लॉ कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी कॉलेज में आप लोग पढ़ के वहाँ पे ऐसे प्रोफेसर भी बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो। आपके पास हर एक लाइन खुल जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग है, ठीक है। मैं आप लोगों को केवल एक छोटा सजेशन यहाँ पे वहाँ पे खुद से जो चीज की कोई जरूरत होती है वो खुद से बना लेते हैं, और हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोग खरीदने जाते हैं हर जगह। आज आपके हाथ की अगर घड़ी भी खराब होगी और आपका पंखा भी खराब हो जाएगा, क्या आप खुद से कर सकते हो? मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। आप क्या करोगे? 400 रुपये ले जाओगे, भैया शाम तक कर देंगे। हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं कम से कम वो चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए कि टेम्पररी हम लोग उसके लिए अवेलेबल है। आप लोग क्या करते हो? दिन भर रील्स में इसको देखा, जब आप लोग खुद को इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करो, आप ही नहीं उसको सुन करके इसका सुन के उसका निकाल दोगे तो ये सब चीजें करवाने से मतलब क्या? बताओ। अगर मैडम अब इतना समय आपका कीमती समय छोड़कर सभी लोग पूरा स्टाफ यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का समय भी पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंट है, उस बीच में इतना प्रोग्राम रखा है तो किसके लिए रखा? हमारे लिए तो रखा नहीं। आप लोगों के लिए स्कूल और आपका स्टाफ आपके लिए इतना सोच रहा है, हम लोगों के समय में ना ये तो है कम से कम इतना कि आपका बेस तैयार करने के लिए अपने टीचर्स हैं, और ये टीचर्स भी आप कुछ भी समझो लेकिन ये टीचर्स भी मामूली टीचर्स नहीं है। इतना क्वालिफिकेशन करने के बाद और गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके आपके सामने बैठे, तो इन्होंने भी हमने भी काफ़ी चीज़ें फेस करके हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो आपको तो एक चीज़ है कि आपको ये सोचने का मौका दे रहे हैं आपके पास टीचर्स से जो आपको गाइड करते हैं। आप जा करके अपने टीचर से ये तो बोल सकते हो कि सर मैम मेरे को इसके बाद करना क्या। मैंने जब मेरा भाई
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई इतनी उपयोगी बातें, छोटी छोटी बातों से हम चाहें तो उनके बड़े बड़े मतलब निकाल सकते हैं। और बेटा सर ने बहुत सही कहा, ये जो IIT संस्थान है ये हमारे हुनर को बहुत आगे तक ले जाती है। और हुनर आपको सबसे ज़्यादा काम आता है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, तो अपने हाथों को हुनर देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कंप्यूटर आप सभी लोगों को पसंद है और मोबाइल उससे भी ज़्यादा पसंद है, उसमें इंटरनेट आप लोगों का बहुत प्रिय जो है वस्तु है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अभी आयोजित किया था, तो हमारा प्रश्न ये था कि आप जिसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं उस कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मोबाइल का आविष्कार किसने, किसी भी बच्चे को पता नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, और जो विदेशी लोग जिनको आविष्कार करते हैं उस चीज को खरीद लेते हैं। बस कोई चीज को अगर कोई आविष्कार कर देता है तो उसको खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों ना हम भी आविष्कार करें, नई नई चीजें लाएं, ठीक है। तो मैं इस सभी के साथ आदरणीय प्राचार्य मैडम को आग्रह से आमंत्रित करती हूँ। निश्चय ही उनका उद्बोधन हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ। आदरणीय मंच, मेरे प्यारे शिक्षक और सबसे प्यारे मेरे सारे बच्चे, क्योंकि सबसे प्यारे तो आप ही हो, आप ही के कारण हम यहाँ हैं, शिक्षक भी हैं और जो मंच भी है वो सब आप ही के लिए यहाँ पे है। और चूंकि गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मना रहे सभी लोग जानते हैं, तो मैं अपने समस्त गुरुओं को भी बिल्कुल दिल से वंदन करती हूँ। और आज जैसे कि हम कैरियर मार्गदर्शन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी ने बहुत सारी बातें बता दी आपको, माधुरी मैडम ने, चौहान मैडम ने, सोनल मैडम ने, दिव्यांग सर ने, तो मतलब ऐसा कुछ बताने जैसा बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि 1 घंटे से आप लोग सुन रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बोर भी होने लग गए होंगे, है ना, क्योंकि जब आपकी उम्र में हम थे ना तो हम भी बोर हो जाते थे कि क्या भाषणबाजी चल रही है 1 घंटे से, तो बोर तो लगता है। मतलब आप स्वीकार करो या ना करो, अंदर से मैं जानती हूँ कि आप लोग बोर हो रहे हो, है ना। थोड़ी कुछ बातें शुरू में सबकी अच्छी लगती है, उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट के बाद अपने को लगता है कि अरे यार कितना बोल रहे लगता है ना, सोचते हो ये। अब कैरियर तो सर ने बताया कैरियर मतलब क्या, कि हमको आगे बनना क्या है। तो अब बनना क्या है ये कैसे तय होगा भाई, बनना क्या बनना है हमको, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सिर्फ ये 2 तो है नहीं, कलेक्टर बनना ये तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमको कहाँ जाना है, सबसे कठिन तो यही है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि हमारी रुचि क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। मतलब सबसे पहले हमको अपने आप को समझना है, स्वयं को समझो कि हम क्या है। और इसके लिए का आपको एक बहुत सुंदर सी डायरी भी दी हुई है, हमने दिए है स्टूडेंट डायरी, किसी ने उसको अंदर से लिखा। हाँ, तो उसमें सबसे पहले यही लिखा है ना कि अपने बारे में जानो, हमारा चित्र लगाओ, हमारे माता पिता का चित्र लगाओ, हम क्या हैं स्वयं के बारे में लिखो। उसमें है ना एक पेज, स्वयं के बारे में लिखो कि हम क्या हैं, हमारी क्षमताएं क्या है, हमारी पसंद क्या है। हम ये जानेंगे उसके बाद ही तो हम तय कर पाएंगे कि हमको आगे जाके करना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनी रुचि देखो, अपनी क्षमताएं देखो, फिर आपके माता पिता बहुत धन्य है जिन्होंने आपको यहाँ तक भेजा है, विद्यालय तक भेजा है। उसके बाद उससे भी धन्य हो गए आपके गुरु जो आपको उस संबंध में शिक्षा दे रहे हैं। आपको क्या बनना है ये आपको तय करना है, पर आपको उस दिशा में, सही दिशा में कौन ले जाएगा, आपके गुरु। उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि हम ये बनना चाहते हैं, हमें इस दिशा में जाना है, तो हमें मार्ग आप दिखाइए। और इसके लिए आपके अंदर सबसे पहले नम्रता आनी चाहिए। आप नम्र भाव से अगर अपने गुरु से कुछ भी चीज